स्वर्णपुर राज्य के राजा थे राजा विक्रम सिंह। एक न्यायप्रिय और गंभीर स्वभाव के शासक थे। उनका मन केवल सत्ता में नहीं बल्कि ज्ञान, रहस्य और आध्यात्मिक संकेतों में भी रमता था। वो अपनी प्रजा से प्रेम करते थे और राज्य की रक्षा के लिए हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते थे। एक दिन की बात है। मंत्री जी, क्या आपको वो तालाब याद है जो उत्तर दिशा में हरियापुर गांव में स्थित है? हाँ महाराज, जहाँ दो गरीब भाई अमन और अर्जुन रहते हैं, वही तालाब ना? हाँ, वही तालाब। मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। महाराज, पर ऐसा क्या है उस साधारण से तालाब में? अचानक आपका ध्यान क्यों वहाँ गया? क्योंकि उस तालाब से जुड़ा है एक बहुत बड़ा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो हमारे पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता है। महाराज, आपने मुझे चिंतित कर दिया है, पर उस तालाब के स्वामी अमन और अर्जुन बहुत गरीब हैं, पर कहते हैं वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचते। इसलिए तो कह रहा हूं, उन्हें धन दौलत जितनी जरूरत हो वो दो, जो वो मांगे दे दो, लेकिन वो तालाब किसी भी कीमत पर हमें मिलना चाहिए। अगर वो किसी गलत हाथों में चला गया तो पूरा स्वर्णपुर राज्य उसकी आंख में जल सकता है। महाराज, क्या ये किसी ऋषि की भविष्यवाणी से जुड़ा है? हाँ, एक भविष्यवाणी जो वर्षों पहले एक सिद्ध योगी ने की थी। उत्तर दिशा के जल से निकलेगा या तो अमृत या प्रलय। यदि हमने उस जल को समय रहते अपने अधीन नहीं किया तो राज्य को खून के आंसू भी रोने पड़ सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी निकलता हूँ। हरियापुर गांव के तालाब किनारे एक पुराना मिट्टी लकड़ी का घर था, जहां दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई अमन शांत, मेहनती और जिम्मेदार। छोटा भाई अर्जुन लापरवाह, शौकीन, दिल का अच्छा। घर छोटा था, आमदनी कम, मगर आपसी समझ गहरी थी। फिर दोनों की शादी हुई। अर्जुन की पत्नी राधा गरीब किसान की बेटी, सरल, सहनशील और काम में निपुण। अमन की पत्नी सोनाली अमीर व्यापारी की बेटी और घमंडी किस्म की थी। अर्जुन, अमन, क्षमा चाहता हूँ इस अचानक आगमन के लिए। मैं स्वर्णपुर के महाराज विक्रम सिंह का मंत्री हरि प्रसाद हूँ। मुझे तुमसे एक आवश्यक बात करनी है। आरा कहिए मंत्री जी, किस विषय में? महाराज, तुम्हारे इस तालाब को खरीदना चाहते हैं। जो मूल्य तुम कहोगे वो देने को तैयार हैं, चाहे वो धन हो, सोना चांदी हो या खेत जमीन। मंत्री जी, क्षमा कीजिए, ये तालाब बिक्री के लिए नहीं है। देखो अमन, अर्जुन, मैं समझता हूँ कि ये जगह तुम्हारे लिए खास है, पर सोचो, अगर तुम्हें महल जैसा घर मिले, ढेर सारी जमीन, खेती के सारे औजार, नौकर चाकर और वो जीवन जो अब तक केवल सपनों में देखा है, तो क्या तुम इस तालाब को छोड़ नहीं सकते? अरे नहीं मंत्री जी, ये केवल एक तालाब नहीं है, ये हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने जाते वक्त एक ही बात कही थी, बेटा ये तालाब हमारी आत्मा है, इसे कभी किसी को मत देना। हम गरीब जरूर हैं मंत्री जी, लेकिन हमारी आत्मा बिकाऊ नहीं है। अर्जुन, अमन, राज्य के लिए ये तालाब बहुत आवश्यक है। अगर तुम चाहो तो इसकी देखरेख भी तुम्हारे ही हाथ में रहेगी, पर इसका स्वामित्व महाराज को दे दो। ये राज्य के भविष्य से जुड़ा है। अरे महाराज चाहे खुद आ जाए मंत्री जी, हम ये तालाब कभी नहीं देंगे। ये हमारे सम्मान का प्रतीक है। मैं महाराज को सब बता दूंगा। आशा करता हूँ वो भी तुम्हारी भावना समझे। मंत्री चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और अमन दोनों की पत्नी का लड़ाई शुरू हो जाता है। ओ राधा, कहाँ चली गई हो? जरा मेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ अच्छा खाने का मन है। दीदी, आप भी तो घर की बहू है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, घर गंदा है, आप भी तो बना सकती हैं पराठे। नहीं, मुझे ये सब आदत नहीं है। तुम गरीबों को तो काम करने की आदत ही है।
तुमको तो काम करने से ही सुकून मिलता है। हमारे तो नौकर तक कपड़े पर इस्त्री कर देते थे। ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम ही कर दो। तो क्या मैं आपकी नौकरानी हूँ? हर काम मैं ही करूँ? आप भी इस घर की जिम्मेदारी में बराबर की भागीदार है ना? भागीदारी? अरे भाग्य से ही तुम इस घर में आई हो, वरना तुम जैसी लड़कियां इस चौखट को पार भी ना करे। तुम्हारे जैसे गरीब घर की लड़की को तो ये सब करना ही चाहिए। अगर आप इतनी अमीर थी तो किसी राजघराने में शादी क्यों नहीं की? इस घर में आकर खुद को महारानी और मुझे दासी बना लिया है आपने। मेरे पिता को व्यापार में घाटा लग गया, वरना मेरा रिश्ता तो किसी ऊंचे घराने में ही होता। तुम जैसों के सामने भी मैं कभी नहीं आती। अब भरोसे ताने नहीं सुन सकती। तुम जैसी बहू ने तो इस घर को बांट कर रखा हुआ है। राधा गुस्से में झाड़ू पटक कर अंदर चली जाती है। अर्जुन खेत से लौटता है। अब और नहीं सह सकती अर्जुन, रोज की तानेबाजी, बेइज्जती। क्या मैं इंसान नहीं? क्या मैं सिर्फ काम करने के लिए बनी हूँ? तुमसे एक बात कहनी है। क्या बात राधा? अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। सोनाली दीदी मुझे नौकरानी समझती है और अपने ऐशो आराम के लिए मुझे इस्तेमाल करती है। ये तालाब बेच दो अर्जुन, जो पैसा मिलेगा हम आधा आधा बांट ले और अलग अलग घर बना ले। और क्या कह रही हो? ये तालाब हमारे बाप दादाओं की निशानी है। अरे मरते वक्त पिताजी ने कहा था इसे कभी मत बेचना, वरना क्या होगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस ये तालाब बेचो। वहीं दूसरी तरफ सोनाली अमन से बहस कर रही होती है। सुनिए जी, अभी झोपड़ी की जिंदगी नहीं झेली जाती मुझे। ये तालाब बेचिए और चलिए अच्छा सा घर बनाते हैं। बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, क्या ये कीचड़, ये टूटी फूटी छत यही देखेंगे? और शायद हम इस तालाब के किनारे हैं, इसी वजह से कोई काम धंधा भी ठीक से नहीं चल रहा है। अगर हम दूर शहर में घर जाकर बना लेना तो हमारा काम भी अच्छे से चलेगा और हम गरीब भी नहीं रहेंगे। सोनाली, ये कीचड़ नहीं, हमारी जड़ों की खुशबू है। ये तालाब सिर्फ पानी नहीं, हमारी पहचान है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे चाहिए, सुविधाएं चाहिए, और अगर आप नहीं दे सकते तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पिताजी ने कहा था ये तालाब अगर बिका तो इस गांव पर विपत्ति टूटेगी। मैं मर जाऊंगा पर ये तालाब नहीं बेचूंगा, चाहे जो हो। गुस्से में अमन और अर्जुन दोनों भाई घर से बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अमन और अर्जुन घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी गांव का सेठ लाला जी वहां आता है। राम राम बेटुआ अमन। राम राम अर्जुन, कैसे हो तुम दोनों? राम राम सेठ जी, बताइए कैसे आना हुआ है? अरे बेटा, सीधी बात करता हूँ, मुझे तुम दोनों से एक जरूरन बात करनी है। वो जो तुम्हारा तालाब है ना। तालाब? क्या हुआ हमारे तालाब को? मैं वो तालाब खरीदना चाहता हूँ बटवा। तुम दोनों जो भी कीमत मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। पर क्यों सेठ जी? उस तालाब में ऐसा क्या है जो आप मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं? अरे कुछ नहीं बेटवा, जगह बहुत बढ़िया है। मैं वहाँ एक धंधा स्टार्ट करना चाहता हूँ, आमदनी अच्छी होगी बेटवा। अरे माफ कीजिएगा सेठ जी, हम वो तालाब नहीं बेचेंगे। वो हमारे पिताजी की निशानी है, हमारी आत्मा जुड़ी है उससे। आप जा सकते हैं सेठ जी, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है उसे बेचने की। सेठ निराश होकर चला जाता है। अंदर राधा और सोनाली ये सारी बातें खिड़की के पास से सुन लेती है। तुमने सुना राधा? सेठ जी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है और ये दोनों साफ मना कर रहे हैं। हाँ दीदी, मैंने भी पूछा था अर्जुन से, तो वो गुस्से में ही फट पड़े। देखो राधा, हम दोनों में भले ही ज्यादा ना बनती हो, लेकिन ये बात समझदारी से सोचनी होगी। अगर हम दोनों ने मिलकर ये तालाब बेच दिया तो हमें लाखों रुपए मिलेंगे। गरीबी से लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ मैं। तुम ठीक कहती हो दीदी, इस गरीबी ने तो हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। बच्चों को ढंग के कपड़े तक नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन क्या ये ठीक होगा? क्या गलत है इसमें? वो तालाब तो बस यूं ही पड़ा है और सेठ जी कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो धंधा करना चाहते हैं। सोचो, अगर हम 10 लाख में बेच देते हैं तो हमारे सारे कर्ज खत्म हो सकते हैं। ठीक है, चलो आज शाम को सेठ जी के पास चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बस यही समझदारी है, आज शाम को हम ही फैसला लेंगे और कोई नहीं।
शाम होते ही सोनाली और राधा सेठ के घर पहुंचते हैं। आओ बहना, आओ। मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि तुम लोग खुद मेरे पास आओगे। बोलो बिटिया, क्या सोचकर आई हो? सेठ जी, हमने सोचा है कि जब हमारे पति नहीं मान रहे तो क्या हुआ, हम भी तो इस घर की बराबर की हिस्सेदार हैं। हम चाहे तो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। हाँ सेठ जी, हम ये तालाब आपको बेचने के लिए राजी हैं। आप जो कीमत कहेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। सीधी सादी बहुएं भी समझदार हो गई। देखो, मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ। 5-5 लाख तुम दोनों को मिलेगी। बस यहाँ इस कागज पर अंगूठा लगा दो और फिर ये तालाब मेरा। दे दीजिए कागज, हम दोनों अंगूठा लगा देते हैं। दोनों कागज में अंगूठा लगा देती हैं और 5-5 लाख रुपया लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। 5 लाख में कितने सपने पूरे हो सकते हैं, सोचकर ही दिल खुश हो रहा है। लेकिन ये तालाब अर्जुन के पिता की आखिरी निशानी है। वो कहते थे इसमें गांव की जान बसती है। अरे छोड़ो ना राधा, कुछ नहीं होता, वो सब पुराने की जमाने की बात है। अब देखो तो, अब अपने बच्चों का भविष्य हम सुधार सकते हैं। हाँ दीदी, अब शायद हमारे दिन बदलेंगे, लेकिन अर्जुन को बताऊंगी कैसे, वो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे डर मत, आदमी गुस्सा ही करते हैं, फिर मान भी जाते हैं। अब जब उन्हें पता चलेगा कि हमने इतना पैसा लिया है तो वो भी खुश हो जाएंगे। रास्ते में हल्की हवा चलती है। तालाब के पास से गुजरते हुए दोनों ठहरती हैं। माफ करना बाबूजी, मैंने वो किया जो शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी। दोनों बहुएं पैसे अलमारी में छुपाकर अपने अपने काम में लग जाती हैं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन अर्जुन कुछ ढूंढते हुए अलमारी खोलता है और उसे नोटों की गड्डी दिखती है। अरे इतने पैसे, 5 लाख। अमन भी वहीं पास आता है और वो भी चौंक जाता है। भैया, इतना पैसा कहाँ से आया? अरे राधा, सोनाली, अरे बाहर आओ अभी। दोनों डरते डरते बाहर आती हैं। अरे ये 5 लाख रुपए अलमारी में कहाँ से आए? सच सच बताओ, क्या किया है तुम दोनों ने? बोलो, जवाब दो। क्या ये तालाब बेच दिया तुमने? माफ कीजिए, हमने लालच में सेठ लाला जी को तालाब बेच दिया। हमने सोचा इस गरीबी से निकल पाएंगे, आपने तो मना कर दिया था, लेकिन सेठ ने मुंह मांगा दाम दिया। अरे क्या क्या? अरे तुम जानती भी हो ये कोई साधारण तालाब नहीं है। इस तालाब से एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है और उस पर ये ऋषि की भविष्यवाणी टिकी है। अरे राम राम राम, अरे क्या कर दिया तुम दोनों ने? अरे मंत्री जी खुद आए थे और बहुत सारी कीमत देने को तैयार थे, पर हमने साफ मना कर दिया क्योंकि हम जानते हैं ये तालाब किसी लालच के लिए नहीं है। अब देखो तुम्हारे लालच के कारण क्या हो गया। अरे ये तालाब गलत हाथों में चला गया तो इसका असर सिर्फ हमारे घर पर नहीं, अरे पूरे राज्य पर पड़ेगा। भैया चलो अभी चलते हैं और ये पैसे वापस देकर अपना तालाब वापस लेते हैं। अरे हाँ 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 बिल्कुल, चलो चलो चलो, ये बेवकूफी हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। चल चल चल। दोनों भाई लालची सेठ लाला जी की हवेली नुमा घर पर जाते हैं। सेठ दरवाजे पर बैठा हुआ था। अरे आओ आओ अर्जुन, अमन, कैसे आना हुआ? सर जी, आपने गलत किया। हमने साफ मना किया था तालाब बेचने से, फिर आपने हमारी पत्नियों को फुसलाकर वो तालाब खरीद लिया। ये लीजिए आपके पैसे और हमारा तालाब वापस कर दीजिए। अरे भाई, सोता एक बार हो गया, अब वापस नहीं होते। हम व्यापारी हैं, कोई भावुक लड़के नहीं जो हर बात में दिल लगाएं। सेठ जी, ये कोई सामान नहीं है, ये हमारी धरोहर है। ये तालाब अगर गलत हाथों में गया तो आप भी नहीं बचा पाएंगे। अरे मुझे सब पता है अर्जुन, अरे तभी तो इतने दिन से इसके पीछे पड़ा हूं और अब ये तालाब मेरा है। ठीक है,
अब मैं महाराज के पास जाऊंगा और अगर इस तालाब का कोई भी दुष्परिणाम हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो गए। अरे जहां जाना है जाओ, मैं अब कुछ वापस नहीं कर सकता। दोनों भाई घर पर लौटते हैं, चेहरे पर गहरी चिंता है। हे भगवान, अगर ऋषि की वो भविष्यवाणी सच निकली तो राज्य का बड़ा संकट हमारे सिर आने वाला है। क्या हुआ अर्जुन? सेठ ने पैसे ले लिए, तालाब वापस मिला? अरे नहीं, उसने इनकार कर दिया। साफ कह दिया कि एक बार जो सौदा हो गया वो पलटा नहीं जाएगा। और क्या उसने कहा कि वो जानता है कि वो कोई साधारण तालाब नहीं है? हाँ, यही तो सबसे खतरनाक बात है। वो जानता है कि वो तालाब रहस्यमय है, फिर भी लालच में आकर उसने हमारी बात नहीं मानी और हम दोनों को अभी ही राजमहल के लिए निकलना चाहिए। भैया, हाँ, चले, हमें तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए। अर्जुन और रमन महाराज के पास पहुंचते हैं। वो राजमहल में प्रवेश करते हैं और सभी दरबारियों की नजरें उन पर टिक जाती हैं। महाराज, मुझे क्षमा करें, मेरे कारण राज्य पर बड़ा संकट आ सकता है। क्यों अर्जुन, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? सच सच बताओ। महाराज, हमने वो तालाब बेचने से इनकार किया था, लेकिन हमारी पत्नी की लालच और धोखे से लाला सेठ ने वो तालाब हथिया लिया। महाराज, ये तुमने क्या किया अर्जुन? हम जब तुमसे वो तालाब ले रहे थे तो तुमने हमें साफ मना कर दिया था। अब वो किसी गलत हाथों में चला गया तो इसका अंजाम हम सभी को भुगतना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है ना? अब जान गया हूँ मंत्री जी, इसकी वजह से ही वो तालाब नहीं बेचना चाहता था। उस लाला सेठ को तुरंत दरबार में बुलाओ। कुछ ही देर बाद दरबार में लाला सेठ का प्रवेश होता है। प्रणाम महाराज। लाल, सच सच बताओ, उस तालाब का क्या किया तुमने? कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? अरे महाराज, मैंने वो तालाब एक तांत्रिक को दे दिया है। वो जंगल में रहता है, बहुत ही खतरनाक है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं तालाब नहीं दूंगा तो मेरी बीवी बच्चों को खत्म कर देगा। तांत्रिक? कौन है वो? नाम तो मैं भी नहीं जानता महाराज। उसकी आंखों में आंख थी। वो रात के तीसरे पहर में आया था। वो बोला कि उसे वो तालाब चाहिए। अब बहुत हो चुका। मंत्री जी, राज्य संकट में है। वो तांत्रिक उस तालाब पर तंत्र साधना कर चुका है। तभी दरबार में एक साधु का आगमन होता है। महाराज, वो तालाब कोई साधारण जलाशय नहीं, एक प्राचीन रक्षक स्थल है। आपके पूर्वजों ने वहां एक तांत्रिक शक्ति को बंद किया था। अब वो शक्ति मुक्त हो चुकी है। तो क्या अब हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा? नहीं, बचाव है, लेकिन कठिन परीक्षाओं से गुजरकर वो शक्ति सिर्फ एक दिव्य फूल से ही नियंत्रित हो सकती है। ये फूल अग्निकुंड पर्वत की चोटी पर स्थित स्वर्ण झील के नीचे छिपा है। जो कोई भी उस स्वर्ण फूल को लाकर इस तालाब में डाल देगा, तभी ये तांत्रिक की शक्ति और तांत्रिक दोनों खत्म हो जाएंगे। तभी पूरा राज्य काले कोहरे से ढकने लगता है। पशु पक्षी चीखने लगते हैं। बादलों से बिजली चमकती है। वो शक्ति आजाद हो चुकी है। अब अगर समय पर दिव्य फूल प्राप्त नहीं हुआ तो राज्य का विनाश तय है। सिर्फ अर्जुन और अमन ही वो परीक्षा पास कर सकते हैं, क्योंकि उनके खून में पूर्वजों की सेवा भावना और सत्य का बल है। इतना कहकर वो साधु वहाँ से गायब हो जाते हैं। मैं तैयार हूँ महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो दिव्य फूल ला कर रहूंगा। मैं भी चलूंगा भैया। यह संकट सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे राज्य का संकट है। अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें माफ नहीं करेगी। तो ठीक है अर्जुन और अमन, आज ही तुम दोनों इस कठिन यात्रा के लिए निकलो। ये स्वर्ण पुष्प लेकर उस रहस्यमयी तालाब तक जाओ और वहां
उसे अर्पित करो। बस यही एक उपाय बचा है जिससे राज्य का ये शाप टूट सकता है। दोनों भाई प्रणाम कर निकल पड़ते हैं। घना जंगल से वातावरण चारों ओर अजीब सी खामोशी की तरफ। तभी अरे भैया, कुछ तो अजीब है इस जंगल में, जैसे हर पेड़ हर छाया हमें घूर रही हो। डरो मत अर्जुन, ये वही डर है जो हर किसी को सच तक पहुंचने से रोकता है। हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। लाल आंखें, विकराल रूप। तुम दोनों को यहाँ मरना ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस तांत्रिक के रास्ते में आने की? दोनों भाई तलवार निकालते हैं और राक्षस रोक देता है। ठहरो, तुम दोनों साधारण मनुष्य नहीं लगते, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, जीवन का अवसर। अरे कौन सा जीवन का अवसर? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, यदि तुम दोनों उसका सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, यदि नहीं तो यही मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। सच्चा बल किस में है? शक्ति, बुद्धि या त्याग में? सच्चा बल त्याग में है। शक्ति और बुद्धि तो समय पर बदल जाती है, लेकिन त्याग वो आत्मा की सच्ची ताकत है जो सब पर भारी पड़ती है। राक्षस को क्षण शांत रहता है, फिर उसका रूप बदलता है। वो एक सामान्य सुंदर युवक में बदल चुका था। मैं ठीक हो गया। तुम दोनों ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। मैं कोई राक्षस नहीं था, मैं भी कभी इस राज्य का एक सामान्य नागरिक था, पर तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से मुझे अपना सेवक बना लिया था। मैं दिन रात उस तालाब की रक्षा करने के लिए मजबूर था। अच्छा, तो ये सब तांत्रिक की चाल थी। हाँ, लेकिन आज तुम्हारे उत्तर ने मुझे मेरी आत्मा लौटा दी। ये लो, ये एक जादुई ताबीज है, इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हारी अगली चुनौती में तुम्हारी रक्षा करेगा। युवक आकाश की ओर देखते हुए गायब हो जाता है। और भैया, लगता है हमारी राह और भी कठिन होने वाली है। पर अब हमारी आत्मा साफ है और रास्ता भी। चलो अर्जुन, हमें रुकना नहीं है। जंगल में आगे बढ़ते हुए अर्जुन और अमन एक अजीब घाटी में पहुंचते हैं। अचानक अग्नि के बीच से एक विशाल लपट उठती है और एक गूंजती आवाज आती है। हे वीरों, यदि इस अग्नि पथ को पार करना चाहते हो, मेरी पहेली का सही सही जवाब दो। सुनो मेरी पहेली। एक ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती, फिर भी सबको भारी होती है, जिसका टूटना सबसे बड़ा दुख लाता है और जुड़ना सबसे बड़ा वरदान होता है। बताओ क्या है वो? वो है भरोसा, विश्वास की वो डोर जो दिलों को जोड़ती है और उसका टूटना आत्मा को जला देता है। सही उत्तर। लेकिन अब मेरी अंतिम शर्त, तुम दोनों में से कोई एक मुझे अपनी सबसे कीमती वस्तु दो। यदि न दिया तो मैं तुम दोनों में से एक की बलि ले लूंगा। अमन और अर्जुन दोनों आगे बढ़ते हैं। मुझे ले लो, मैं बड़ा हूं। मैंने ही अर्जुन को इस यात्रा में खींचा है, उसकी कोई गलती नहीं। मेरी बलि ले लो। नहीं 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 नहीं, मैं ही चलने की जिद कर रहा था, मैं ही इसका कारण हूँ। मेरी बलि ले लो, बस मेरे भैया को कुछ मत करना। तुम दोनों सच्चे भाई हो। तुम्हारे प्रेम और त्याग ने मेरे हृदय को छू लिया। मैं तुम दोनों में से किसी की बलि नहीं लूंगा, लेकिन नियम तो नियम है। मुझे त्याग चाहिए, मुझे वो दो
जो तुम्हारे जीवन की सबसे अनमोल वस्तु हो। भैया, वो ताबीज, वो जादुई ताबीज जो उस युवक ने हमें दिया था, वो अब हमारे पास सबसे अनमोल है। लेकिन अर्जुन, वही तो हमें आगे की चुनौतियों से बचाएगा। अगर हम उसे नहीं दे सकते तो हम इस परीक्षा के लायक नहीं हैं। किसी चीज की मोह से बढ़कर अगर कुछ है तो वो है समर्पण। हे अग्निदेव, ये रहा हमारा सबसे अनमोल त्याग, इसे स्वीकार करें। अर्जुन ताबीज अग्नि में डाल देता है। कुछ क्षणों के लिए तीव्र लपटें उठती है, फिर अग्नि शांत हो जाती है। वातावरण ठंडा हो जाता है। अग्नि तूफान थम जाता है। घाटी अब तक सामान्य रास्ते में बदल जाती है। दोनों भाई धीरे धीरे घाटी पार करते हैं, फिर एक दूसरे की ओर देखते हैं। अरे भैया, सच कहूँ तो आज तो सच में मौत के मुंह से लौट आए हम। हाँ अर्जुन, लेकिन अब लग रहा है हम किसी और ही रूप में जन्मे हैं, जैसे हर त्याग ने हमें नया जीवन दिया हो। अग्नि की घाटी को पार करने के बाद अर्जुन और अमन थके परंतु आत्मविश्वास से भरे आगे बढ़ते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी चमक दिखाई देती है। भैया देखो, सामने वो झील वैसी ही है जैसा महल में वर्णन किया गया था। हाँ अर्जुन, झील शांत है। वो देखो, बीचों बीच कोई फूल चमक रहा है। क्या वही स्वर्ण कमल है? यही तो है भैया, यही फूल हमें हमारे राज्य के श्राप से मुक्त करेगा। देखो, उसकी आभा जैसे किसी देवता की कृपा हो। दोनों झील के किनारे पहुंचते हैं। अर्जुन जल में उतरने की तैयारी करता है। अमन उसे रोकता है। रुको अर्जुन, पानी गहरा और रहस्यमय लग रहा है, कहीं कोई और जाल ना हो। हम अभी अभी मौत के मुंह से लौटे हैं। भैया, अब डरने का समय नहीं। जो रास्ता हमने तय किया है, अंत तक जाना ही होगा। ये पुष्प हमें लेना है। अर्जुन पानी में उतरता है और अर्जुन अपने हाथों में फूल को छूता है और वही क्षण झील में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। भैया, ये फूल सिर्फ एक पुष्प नहीं, ये हमारे त्याग की, हमारी आत्मा की और हमारी परीक्षा की विजय है। ठीक है अर्जुन, जल्दी लेकर हमें महल लौटना होगा। दोनों भाई स्वर्ण कमल के हाथों में थामे सूरज की ओर देखते हैं, जो अब धीरे धीरे अस्त हो रहा था। वो दोनों महल लौट आते हैं। तुम दोनों सही सलामत लौट आए। क्या तुम्हारे पास वो स्वर्ण पुष्प है जो राज्य को बचा सकता है? जी महाराज, हमें स्वर्ण पुष्प मिल गया है, लेकिन इससे पहले हमें तांत्रिक से सामना करना होगा। अगर हमने बिना लड़े स्वर्ण पुष्प को तालाब में डाला तो वो इसे भी नष्ट कर सकता है। तो अब एक ही रास्ता है, तांत्रिक का सामना। अर्जुन और अमन गुफा की ओर निकलते हैं। वहाँ अजीब सा अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर पहुँचते हैं, एक तेज आवाज सुनाई देती है। बहुत देर कर दी तुमने, अब ये राज्य मेरा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो सामने आ। तांत्रिक प्रकट होता है। आंखें लाल, चेहरे पर क्रोध और शरीर पर तांत्रिक चिन्ह। वो हंसता है और तंत्र मंत्र करने लगता है। हम तुमसे डरते नहीं, हम राज्य के लिए आए हैं और अब तुम्हारा अंत होगा। तांत्रिक हमला करता है। अर्जुन और अमन मुकाबला करते हैं। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद अर्जुन तांत्रिक का ध्यान भटकाता है और अमन उसे पीछे से घायल कर देता है। तांत्रिक कमजोर पड़ने लगता है। अर्जुन पुष्प को लेकर दौड़ता है और तालाब में एक डाल देता है। तालाब का पानी नीला और चमकदार हो जाता है। काला धुआं गायब हो जाता है। तांत्रिक की शक्ति टूट जाती है और वो गायब हो जाती है। फिर अर्जुन और अमन वापस महल में लौटते हैं। लोग खुश हैं। राज्य में फिर से रौनक आ गई है। तुम दोनों ने राज्य की रक्षा की है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। हमें खुशी है कि हम सब सुरक्षित हैं। दोनों बहुओं ने धन के लोभ में एक अमूल्य विरासत खो दी और अंततः ना तो धन बचा न सम्मान। बहू सारी जिंदगी पछतावे में जीती रही और गरीब की गरीब ही रह गई, क्योंकि जो सच्चाई और जिम्मेदारी को समझे बिना निर्णय लिए जाते हैं वो जीवन में शांति नहीं पा सकते।